यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 14 देख रहे थे हम लोग, ठीक है। 14 नंबर टेस्ट में हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे। इसका पार्ट 1 में करीब 50% क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए थे और आगे यहाँ से पार्ट 2 को देखते हैं। इसमें यहाँ पर ज्योग्राफी के प्लस यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 51 से, देखते हैं या 52 जो भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से मैं करा चुका था। मैं 49 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ से करा चुका था, ठीक है। अब लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 50 से करेंगे, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूखी पत्तियों का कूड़ा अत्यंत तीव्र गति से अपघटित हो जाता है, जिससे यहाँ पर मृदा की सतह में लगभग नग्न हो जाती है, पहली बात। सेकेंड बात है, वनस्पति में बहुस्तरीय छत्र कैनोपी संरचना पाई जाती है, जिसके कारण बहुत कम सूर्य प्रकाश वन तल पर पहुंच पाता है। तीसरी बात है, लाइना आरोही लताएं तथा एपीफाइट जैसे पादपों वृक्ष का सहारा लेकर सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए वृद्धि करती है। तो तीनों में से कौन सा बोला है कि यहाँ पर ये कितनी जो है ये बायोम की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं बता रही है। देखो बायोम के ऊपर जो सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये किसकी ये बता रही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं और जहाँ वर्ष भर उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा करीब 200 से 400 सेंटीमीटर तक यहाँ पर उच्च वर्षा होती है और यहाँ पर उच्च आर्द्रता भी बनी रहती है। इन परिस्थितियों के कारण सूखी पत्तियों का कूड़ा होता है अत्यंत तीव्र और यहाँ पर अपघटित होता है, जिससे पोषक तत्व तो शीघ्र यहाँ पर पुनर्चक्रित हो जाते हैं। आगे आते हैं 51 में, मैकिया, चैपरन और मैली निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति से सम्मानित होंगे। आंसर हो जाएगा ये सम्मानित है किससे, करेक्ट आंसर बी, भूमध्यसागरीय वनस्पति से सम्मानित होंगे, ठीक है। भूमध्यसागरीय वनस्पति की विशेषता सदाबहार झाड़ियां तथा विरल छोटे वृक्ष होते हैं, जो गर्म और शुष्क ग्रीष्म ऋतु और सौम्य एवं आर्द्र जो शीत ऋतु होती है उसके अनुरूप अनुकूलित होते हैं। इस जलवायु प्रदेश में पाई जाने वाली झाड़ीदार वनस्पति को विश्व की विभिन्न भागों में अलग अलग स्थानीय नामों से जानते हैं, जैसे कि मैकी भी जानते हैं आपको दक्षिण फ्रांस में, मैकिया इटली में, चैपरल कैलिफोर्निया में, मैली ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे आते क्वेश्चन 52, विश्व के महासागर में लवणता के स्थानिक वितरण के संबंध में विचार करना है। विषुवत रेखा के निकट सतही लवणता समानता कम होती है, पहली बात। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरीय लवणता सर्वाधिक पाई जाती है, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ध्रुवीय क्षेत्रों में औसत लवणता अधिक होती है, तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि यहाँ पर समुद्री जल के जमने की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर लवणता बढ़ा सकती है, किंतु ध्रुवीय क्षेत्रों में समग्र लवणता कम बनी रहती है। इसका कारण है कि अत्यंत कम वाष्पीकरण, समुद्र हिम के पिघलने से मीठे जल की आपूर्ति तथा लीना ओप और यूकान जैसी नदियों का भारी मात्रा में मीठे जल का प्रवाह होना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, तो ये यहाँ से सही आंसर होगा। 53 नंबर है, 53 क्वेश्चन यहाँ से मध्यपी शेल्फ के संबंध में विचार करना है। मध्यपी शेल्फ की चौड़ाई बहुत अधिक भिन्न होती है, जो कुछ किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर से अधिक तक हो सकती है, पहली बात क्या होगी। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, भारत के पश्चिमी तट के समीप स्थित महाद्वीपीय शेल्फ पूर्वी तट की तुलना में अधिक चौड़ा होता है, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संदर्भ में पूर्वी तट के समीप महाद्वीपीय शेल्फ अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा औसतन 100 से 120 किलोमीटर, जबकि पश्चिमी तट के समीप यह अपेक्षाकृत संकीर्ण और कुछ स्थानों पर 50 किलोमीटर भी कम पाया था इससे, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, पहला सही सेकंड गलत है। तीसरा, उन क्षेत्रों में महाद्वीपीय शेल्फ संकीर्ण होता है जहां तट के समांतर वलित पर्वत श्रेणियां होती हैं, तो क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, महासागरीय धाराओं के संबंध में विचार करना है। उत्तरी गोलार्ध के उष्ण महासागरीय धाराएं वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है, पहली बात। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त परिसंचरण होता है। सेकेंड बात है, उत्तरी गोलार्ध में शीत महासागरीय धाराएं दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती है, सेकेंड बात यहाँ से ये क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त परिसंचरण होता है। कैलिफोर्निया धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एक शीत धारा का उदाहरण होगा, तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर ओनली 3 करेक्ट है, तो सी यहाँ से सही आंसर होगा। 55 नंबर है, जनसंख्या
घनत्व के संबंध में विचार करना है। जनसंख्या घनत्व का आशय प्रति वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से होता है। पहली बात यहाँ से 55 का करेक्ट है। सेकेंड, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आसपास समानता जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये भी करेक्ट है। तीसरा, प्रति वर्ग किलोमीटर 11 से 50 व्यक्ति के घनत्व वाले क्षेत्रों में मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र माना जाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 11 से 50 व्यक्तियों के घनत्व वाले क्षेत्र को मध्यम रूप में जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र माना जाता है। तो क्या होगा, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों से ये 55 का आंसर सभी तीन करेक्ट है। डी यहाँ से आंसर होगा। 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करने वाला व्यक्ति मूल स्थान के लिए उत्प्रवासी तथा गंतव्य स्थान के लिए अप्रवासी होता है। पहली बात 56 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, अप्रवासन से सदैव किसी देश की कुल जनसंख्या समग्र वृद्धि होती है। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर अप्रवासन से किसी देश की कुल जनसंख्या में परिवर्तन होता है, और बल्कि केवल विभिन्न क्षेत्रों के बीच जनसंख्या का पुनर्चक्रित होता है, और जनसंख्या का आकार जन्म और मृत्यु के आधार पर प्रभावित होता है, न कि प्रवासन से। तो ये बात गलत होगा। तीसरा, मौसमी प्रवासन समानता कृषि आधारित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार से जुड़ा होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, प्रवासन जनसंख्या के और संसाधनों के बीच क्षेत्रीय संतुलन को कम करने के लिए एक प्रक्रिया के रूप में काम कर सकता है। ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा तीसरा, चौथा, और यहाँ से जो दूसरा तो आपका यहाँ से गलत हो गया, पहला है ना। 1, 3, 4 करेक्ट है, तो सी यहाँ से आंसर होगा। 3 बातें इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, समशीतोष्ण घास के मैदान बायोम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात यहाँ से ये बोले, समशीतोष्ण घास के मैदान मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों तथा दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपीय किनारों के पास पाया जाता है। पहली बात 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, समशीतोष्ण घास के मैदान की प्राकृतिक वनस्पति मुख्य रूप से सघन वनों से बनी होती है, क्योंकि यहाँ पर इन क्षेत्रों में वर्ष भर उच्च वितरित वर्षा होती है। सेकेंड बात गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर समशीतोष्ण घास के मैदान में इतनी वर्षा नहीं होती कि सघन वन विकसित हो सके। वर्षा की मात्रा केवल घासों के लिए पर्याप्त होती है और वृक्षों के विकास के लिए अपर्याप्त होती है। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओनली 1 करेक्ट होगा। ये यहाँ से आंसर होगा 57 का। 58 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2 और कथन 3। इसमें बोले, विषुवत रेखीय निम्न दाब पट्टी वर्ष भर तीव्र ताप के कारण वायु के आरोहण की विशेषता रखती होगी या रखती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी इसकी। दूसरी बात है, दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनों का अभिसरण विषुवत रेखा क्षेत्र में वायु के ऊर्ध्वाधर उत्थान का कारण बनता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। तीसरा, विषुवत रेखीय निम्नदाब पट्टी सतह के साथ निरंतर होने वाले क्षैतिज वायु प्रवाह से जुड़ी होती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पवनें जो होती विषुवत रेखा पर मिलती है, इस पट्टी में वायु का प्रमुख आंदोलन उधर होता है कि यहाँ पर सतही क्षैतिज प्रवाह कमजोर और अस्थिर होता है, जिससे यहाँ पर शांत परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसे डोलड्रम्स कहा जाता है। ओनली 1 टू करेक्ट है। आंसर यहाँ से 58 का हो जाएगा आपका क्या, 58 का हो जाएगा सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक की व्याख्या कर रहे हैं, 2 और 3 में कौन, 2 वाला। ठीक है, तीसरा तो गलत हो गया। 59 नंबर है, 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अफवाह जो प्रतिरूप है उसके बारे में विचार करना है। ये बोला है कि वृक्षाकार अथवा शाखान्वित प्रतिरूप, जालीदार अथवा जालीनुमा प्रतिरूप और अरी अथवा अपकेंद्री प्रतिरूप, इनमें से कितने अफवाह प्रतिरूप आधार पर चट्टानों के प्रबल संरचनात्मक नियंत्रण की अनुपस्थिति में विशिष्टता विकसित होते हैं। आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर। एक तो केवल एक स्टेटमेंट इसका सही होगा। ठीक है, कौन सा, देखो यहाँ पर जो अपवाह प्रतिरूप है, प्रवाहित जल चट्टानों की संरचना, ढाल तथा लियोथॉर्जी के बीच एक पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। वृक्षाकार अथवा शाखान्वित अपवाह प्रतिरूप समरूप एवं समान प्रतिरोधी चट्टान को विकसित होता है। ठीक है, जालीदार वाला है, ये जालीदार अथवा जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप भौतिक जो संरचना होती है उससे अत्यधिक प्रभावित होता है, जिससे यहाँ पर विशेषकर वलित और जो भ्रंशित क्षेत्र होते हैं उसमें कठोर और कोमल चट्टानों को लेकर के दिशा में नियंत्रित करता है। ठीक है, और ये प्रतिरूप संरचनात्मक नियंत्रण के अभाव में विकसित होता है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। और तीसरा, अरी तथा यहाँ पर अपकेंद्री प्रतिरूप, जो अरी यहाँ पर अपकेंद्री
जो यहाँ पर है ये क्या है, ये प्रतिरूपी केंद्रित उच्च स्थल से चारों ओर बाहर की ओर प्रवाहित नदियों के द्वारा विकसित होता है, जैसे ज्वालामुखी शंकु, कुंभद, बैथोलिथ है ना। ये सब प्रतिरूप स्थलाकृति के संरचनात्मक विशेषताओं को नियंत्रित होता है, जो कि यहाँ पर एक स्पष्ट रचनात्मक प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपको जो तीसरा स्टेटमेंट है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पहला दूसरा आंसर गलत है इसके, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका पूछा है कि इनमें से कौन सा विशिष्ट विशेषता बताता, तो एक यहाँ से इसकी बात करेक्ट हो जाएगी, तीसरी वाली। आगे आते क्वेश्चन 60 नंबर। ओस का निर्माण तब होता है जब, देखो ओस है, उसका निर्माण तब होगा जब जल स्वच्छ शांत रात्रि में ठंडी ओस सतहों पर आर्द्रता जलबूंदों में समान जम जाएंगी। ठीक है, क्या होगा, 60 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छ आकाश, शांत वायु, स्वच्छ यहाँ पर उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, ठंडी एवं लंबी रात्रियाँ। 61 है, महासागरीय धाराओं के संबंध में विचार करना है। अग्लोहास धारा, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर धारा, लेब्राडोर धारा, इनमें से कितनी धाराएं हिंद महासागर से संबंधित हैं। आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर, ये संबंधित है हिंद महासागर से। देखो हिंद महासागर से आपके अग्लोहास, मोजाम्बिक और मेडागास्कर संबंधित, लेकिन यहाँ पर जो लेब्राडोर है इसके विपरीत होगी, यहाँ पर ये गलत हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर लेब्राडोर धारा है अटलांटिक धारा की एक सीध धारा है, जो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के साथ प्रभावित होती है। इसका संबंध हिंद महासागर से नहीं होगा। 1 2 3 करेक्ट है, 3 बातें सही है। 62 नंबर है, 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार करने, कथन 1, कथन 2। ये बोला है कि यहाँ पर ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागरी और जो समुद्री जल में स्तर के दिन में एक रात से 2 बार होने वाली जो घटना होती है अत्यधिक, उसमें वृद्धि का गिरावट होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात 62 का यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात बोला है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है जो उसमें बल चंद्रमा, ज्वार भाटा में उत्पन्न होने बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण और पृथ्वी के घूर्णन द्वारा उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट, दोनों बातें यहाँ से इसकी व्याख्या भी कर रहा है और सही भी, क्योंकि यहाँ पर ज्वार भाटा की प्रक्रिया में 3 बल शामिल होते हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव और अपकेंद्रीय बल जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से करेक्ट होगा। 63 है, मेघों के संबंध में विचार करना है। मेघ का प्रकार और विवरण, पक्षाभ मेघ, स्त्री मेघ और वर्षा मेघ। ये बोला है जो पक्षाभ होते हैं, सही युग्म कौन सा होगा, जो पक्षाभ होते हैं ये बोला है कि उच्च ऊंचाई वाले पतले पंखदार मेघ। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, स्त्री मेघ गाढ़े रंग और संघर्ष क्षेत्र को लेकर भारी वर्षा का कारण बनते हैं। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी। ठीक है, क्योंकि स्त्री मेघ परतदार होते हैं और आकाश में बड़े भाग को ढक लेते हैं। तीसरा बात है वर्षा मेघ जो है यहाँ पर ये क्या होंगे, ये गहरे, सघन और मोटे होते हैं और वर्षा या हिमपात जैसे अवक्षेपण से संबंधित होते हैं। तीसरी बात गलत है, ओनली 1 करेक्ट है, एक बात इसकी सही होगी। 64 है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मुख्यतः किस पर आधारित होगा। आंसर जाएगा 64 का, देखो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण एक अनुभविक प्रणाली है जो जलवायु के और यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के बीच घनिष्ठ संबंध को स्थापित करती है। इस वर्गीकरण में वनस्पति को जलवायु परिस्थितियों की एक समेकित अभिव्यक्ति के रूप में जाना गया है, क्योंकि यह एक समय तापमान के साथ और यहाँ पर वर्षा के संयुक्त प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, इस पद्धति के आधार पर विश्व की जलवायु को 5 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। एक तो उष्णकटिबंधीय, शीत हिमवन, शुष्क और ध्रुवी और शीतोष्ण, तो यहाँ से 5 में बांटा गया है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। यहाँ से स्थानीय पवनों के संबंध में विचार करना है। यहाँ पे बोल रखा है गर्म पवन और प्रकृति और इनकी विशेषता, और यहाँ पर क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला क्या होगा, ये बोला खमसिन, ये गर्म शुष्क और यहाँ पर धूलयुक्त पवन होती है, उत्तरी अफ्रीका में चलती हैं, सही बात है। और अरब में हरमट्टन मरुस्थलीय आंतरिक भागों में प्रभावित होती है, पश्चिमी अफ्रीका में, ये भी करेक्ट है। उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में याद रखना है, मैच नहीं करना है एक दूसरे में, मिक्स नहीं करना है। ठीक है, जोंडा गर्म और शुष्क और वही पवन होती है जो अर्जेंटीना में होती है। तीनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, सभी बातें यहाँ से इसकी सही बोला है। 66 में आते हैं, जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के बारे में विचार करना है। इसके तहत किसी जिले में बाढ़ की सभी घटनाओं की औसत अवधि दिनों में ऐतिहासिक रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिशत के रूप में ध्यान में रखा जाता है। पहली बात 66 की पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। सेकेंड, जिन जिलों में बाढ़ की घटनाओं की आपूर्ति अधिक होती है वे DFSI अनिवार्य रूप से उच्च स्थान लेते हैं।
सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बाढ़ की आवृत्ति और बाढ़ की गंभीरता अलग अलग अवधारणाएं बताती हैं ये। तीसरी बात है इसे जिला स्तर पर बाढ़ जोखिम का आकलन करने हेतु नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। तीसरी बात यहाँ से ये क्या होगी, गलत है भी। क्यों? तीसरी बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ता द्वारा यहाँ पर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डीएफएसआई को विकसित किया है, न कि यहाँ पर नीति आयोग द्वारा यहाँ पर होगा, तो ये बहुत गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा। 67 है, कभी कभी समाचारों में दिखी जाने वाली SHI यानी साइन पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा। देखो साइन पहल है, इसका प्राथमिक उद्देश्य होगा कि जो विद्यार्थी हैं उसमें वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देना, और जिससे क्या होता है भविष्य स्वास्थ्य अन्वेषक को तैयार करना हो, ठीक है। बी यहाँ से इसका सही आंसर होगा 67 का, ठीक है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वास्थ्य को जो चिकित्सीय अनुसंधान से परिचित कराना, ठीक है, और मार्गदर्शित कराना और प्रयोगशाला में भ्रमण कराना, अनुसंधान प्रदर्शन कराना, पोस्टर ऑफ वॉक वीडियो को लेकर के कुछ प्रस्तुत करना, तो ये सब बातें बताना होगा इसमें। 68 है, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के प्लस जो है UTI-SE प्लस 2024-25 के संबंध में विचार करना है। ये बोला है 24-25 के दौरान सभी स्तरों पर स्टूडेंट रिटेंशन में सुधार हुआ है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। वर्ष 2024-25 के दौरान सकल नामांकन अनुपात में माध्यमिक स्तर पर वृद्धि हुई है, लेकिन विगत वर्ष की तुलना में उच्च माध्यमिक स्तर पर कमी आई हुई है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्तर था इसमें 66.5% से बढ़कर 68.5 हो गया, जो कि यहाँ पर बढ़ा हुआ है, ना कि यहाँ पर ये जो इसकी विगत वर्षों में बोले कमी आई हुई, तो गलत हो जाएगी। तो ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा। 69 नंबर है, पुनर्गठित PM स्वनिधि योजना के बारे में विचार करना है। उन्नत ऋण संरचना के तहत प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि में वृद्धि की गई है, जबकि यहाँ पर तृतीय किस्त की ऋण राशि को अपरिवर्तित रखा गया है। पहली बात 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, प्रथम किस्त का ऋण चुकाने वाले लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत UPI लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड हेतु पात्र होंगे। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यों गलत है, देखो कि इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर रुपए क्रेडिट कार्ड की सुविधा द्वितीय किस्त ऋण चुकाने के लाभार्थियों को लेकर UPI लिंक्ड होगी, ठीक है, प्रथम और द्वितीय किस्तों को ऋण राशि में वृद्धि को लेकर के। तो सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रथम किस्त वाले यहाँ पर इसके अंतर्गत कार्ड के पात्र नहीं होंगे, यहाँ पर द्वितीय होना चाहिए, सेकंड है ना, इसकी जगह सेकंड होना चाहिए, बाकी सही है। तीसरा, इस योजना के क्रियान्वयन का संयुक्त उत्तरदायित्व आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वित्तीय सेवाएं का विभाग करेगा। ये बात करेक्ट है, 1 और 3 सही है। आंसर यहाँ से सी इसका सही आंसर होगा 69 का। 70 नंबर है, ब्लू पिंक गिल मशरूम के संबंध में विचार करना है। ये एंटेलोमा वन से संबंधित जिसकी पर कई प्रजातियां विषैली मानी जाती हैं। पहली बात 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मशरूम भारत का स्थानिक होगा, मतलब स्थानिक का मतलब समझते हो क्या होता है, एंडेमिक, सिर्फ भारत में ही पाया जाएगा ऐसा, तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर मशरूम मूल रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है और न्यूजीलैंड की मुद्रा पर भी अंकित है। भारत में इसका नाम या इसमें पाया जाना अत्यंत दुर्लभ होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा केवल एक यहाँ से करेक्ट है। ये प्रजाति एंटोलोमा वन से संबंधित है, जिसकी विशेषता गुलाबी बैगनी रंग की जो गिल्स गलफड़े होते हैं उसकी जैसी होती है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से केवल एक करेक्ट है, दूसरा गलत होगा, ठीक है। ये जो एंटोलोमा है ये वंश कई प्रजातियों की विषैली होती है और इसमें भारतीय संदर्भ में एंटोलोमा ये खाद्यता के विषय की इस पर जानकारी उपलब्ध नहीं बताता, इसलिए यहाँ पर ये कुछ पॉइंट याद रखने होंगे इसके। ओनली वन करेक्ट है, यहाँ से आंसर होगा। 71 है, माउंट एल्ब्रस के संबंध में विचार करना है। ये रूस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और काकेशस क्षेत्र की भी सबसे ऊंची चोटी होगी। पहली बात 71 का पहला करेक्ट है, ये एक सुषुप्त स्तरित ज्वालामुखी होगा। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, ये काला सागर की तुलना में कैस्पियन सागर से अधिक निकट स्थित होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से माउंट एल्ब्रस उत्तर पश्चिम काकेशस क्षेत्र में स्थित है, जो काला सागर से लगभग 100 किलोमीटर और कैस्पियन से 370 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 यहाँ से करेक्ट बात है, इसकी तीसरी बात गलत है। क्वेश्चन 72 है, 72 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है।
गेहूं मूल्य सूचकांक, वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक, डेयरी मूल्य सूचकांक, मांस मूल्य सूचकांक और चावल मूल्य सूचकांक, इनमें से कितने कौन से हैं जो एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक का हिस्सा होंगे? आंसर हो जाएगा 72 का जो इसका हिस्सा है। करेक्ट आंसर है वो इसमें से केवल 3 होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो जो एफएओ है, ये एफएओ द्वारा जो एफएओ यहाँ पर खाद्य और सूचकांक, खाद्य मूल्य सूचकांक एफएफपीआई का एक समग्र सूचकांक होगा जो वैश्विक स्तर पर व्यापार की जाने वाली खाद्य वस्तुओं को एक समूह अंतर्राष्ट्रीय कीमत में मासिक परिवर्तन को लेकर आकलन करता है। ठीक है, इसको द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये खाद्य कीमतों की प्रवृत्तियां निगरानी भी करता है। ठीक है, तो इसमें शामिल कौन कौन से होंगे? एक तो यहाँ पर एक तो एफएओ वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक, ठीक है, ये हो जाएगा। और अनाज मूल्य सूचकांक दे रखा है, नहीं दे रखा है। गेहूं, चीनी मूल्य सूचकांक है इसमें, चीनी मूल्य सूचकांक इसमें नहीं है। और वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक, मांस, डेयरी, अनाज नहीं है इसमें। गेहूं मूल्य सूचकांक तो होना चाहिए इसमें। चलो देख लेते हैं, डेयरी और चीनी, चावल, मांस मूल्य सूचकांक इसमें, हाँ मांस मूल्य सूचकांक दे रखा है और डेयरी मूल्य सूचकांक, ये तो 3 बातें इसकी करेक्ट हैं। ठीक है, बाकी और देखो 3 ही हैं, 2 और मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें से आप लिख सकते हो अपना डेयरी मूल्य सूचकांक भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐड कर सकते हो, और चीनी मूल्य सूचकांक को ऐड कर सकते हो। ठीक है, 5 ही होती हैं, ये 5 नहीं होती हैं, एक्स्ट्रा जो है ये वाली गलत हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? 3 बातें यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी 200 करोड़ होना अनिवार्य होती है। पहली बात, 73 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए एक यहाँ पर प्रिंसिपल स्वीकृत प्रदान किया है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर सी। 74 है, भू अवध जो विकासशील देश में तृतीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, ये कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। पहली बात 74 का यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो था ये 5 से 8 अगस्त के दौरान अवाजा तुर्कमेनिस्तान में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य जो केंद्र बिंदु है अवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2024 से 34 के कार्यान्वयन करना, ये बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, बी 74 का आंसर होगा। 75 है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको, ब्राइट स्टार के बारे में। पहली बात यहाँ से पहला है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका मेना क्षेत्र में आयोजित होने वाला द्वितीयक या द्विवार्षिक जो बहुपक्षीय अभ्यास होगा। पहली बात, पहले यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, यह अभ्यास मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय पहल के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है, बाद में इसका विस्तार एक बहुपक्षीय प्रारूप में हुआ है। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरा है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार केवल थल सेनाओं तक सीमित है। अभ्यास चुमल युद्ध के लिए अभियानों पर केंद्रित होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त अंतर संचालिता और बहुक्षेत्रीय युद्ध तत्परता को बढ़ाता है, ना कि यहाँ पर केवल मरुस्थली अथवा थल युद्ध को लेकर के। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें सही है। 76 है, शिक्षा पर व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण 2025 के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकन में सरकारी विद्यालय की हिस्सेदारी अधिक होगी, परंतु शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालय का वर्चस्व होगा। पहली बात 76 का पहला करेक्ट होगा। सेकेंड, गैर सरकारी विद्यालय में प्रति विद्यार्थी औसत वार्षिक घरेलू व्यय सरकारी विद्यालयों की तुलना में काफ़ी अधिक होगा। सेकेंड बात 76 का सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, भारत में विद्यार्थियों के प्रमुख यहाँ पर अनुपात के लिए सरकारी छात्रवृत्तियाँ, शिक्षा, वित्त पोषण एक प्रमुख स्रोत होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक वित्त पोषण प्राय परिवारों द्वारा किया जाता है। लगभग 95% विद्यार्थी अपने परिवार सदस्यों को ही यहाँ पर प्रमुख वित्तीय स्रोत बनाते हैं। केवल 1.2% विद्यार्थी ने सरकारी छात्रवृत्ति को अपना प्राथमिक स्रोत बनाया, जिससे ये गलत साबित हो जाएगा। तो 1 2 करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से सही होगा। 77 है, हाल ही में समाचारों में रही कानी जनजाति के संबंध में विचार करना है। यह परंपरागत रूप से एक घुमंतु जलवासी समुदाय है। पहली बात 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, ये जनजाति मुख्यतः कर्नाटक के वन क्षेत्रों में निवास करती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि कानी जनजाति जिसे कर्णिकार भी कहा जाता है और ये दक्षिण पश्चिमी घाट की एक स्थानिक प्रजाति है जो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है
और अगस्त मलाई पर्वत श्रेणी में निवास करती है। ओनली वन करेक्ट है, ये आंसर होगा। 78 है, कलाई 2 जल विद्युत परियोजना के संबंध में विचार करना है। निम्नलिखित में से किस नदी पर प्रस्तावित है? आंसर हो जाएगा 78 का, ये लोहित नदी पर प्रस्तावित है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी होगी। 79 राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के संबंध में विचार करना है। ये सूचकांक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से विकसित किया गया है। पहली बात 79 का पहला करेक्ट है। दूसरा LEEI से मतलब राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है 2024, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन का मूल्यांकन विद्युत और औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित संकेतों के आधार पर किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सेई जो है 2024 में 66 संकेतक 66 संकेतक का एक यहाँ पर व्यापक कार्य ढांचा अपनाया गया था, जो भवन, उद्योग और नगर पालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, डिस्कॉम तथा यहाँ पर क्रॉस सेक्टरल पहलों जैसे अनेक क्षेत्रों में सम्मिलित करता है। अतः यहाँ पर मूल्यांकन केवल विद्युत और औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं होगा, तो गलत हो जाएगी। तीसरा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा थे। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है। 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा से 79 का 1 और 3 2 बातें सही है। क्वेश्चन 80 नंबर है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव के बारे में विचार करना है। पहली बात बोला है, इसका जो उद्देश्य होगा अग्रिम मांग प्रोत्साहन प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति को तीव्र प्रदान करेगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये योजना सार्वजनिक परिवहन आधारित जन गतिशीलता को समर्थन प्रदान करेगी तथा चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के माध्यम से घरेलू ईवी विनिर्माण को प्रोत्साहन करेगी। ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन 81 है, राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक के बारे में विचार करना है कि क्या इसके बारे में सही बता रहा है। देखो 81 जो है क्वेश्चन यहाँ से, राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक, ये एक प्रथम प्रकार राष्ट्रीय पहल होगी जिसका उद्देश्य यहाँ पर भारत में राज्य स्तरीय औषधि नियामक प्रणाली के बेंचमार्किंग करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना, और भारत में राज्य औषधि नियामक प्रणाली का मानकीकरण करने और उनको सुदृढ़ करने के लिए शुरू की गई अपनी तरह से पहली राष्ट्रीय पहल होगी है। इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 82 नंबर है। नवनिर्धारित CRIB रक्त समूह के संबंध में विचार करना है। ये क्रोमर रक्त समूह प्रणाली से संबंधित हाल ही में खोजा गया एंटीजन तथा इसके नामकरण को अंतर्राष्ट्रीय रक्त आदान सोसाइटी द्वारा अनुमोदित किया गया है। पहली बात 82 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, क्रोमर रक्त समूह प्रणाली के एंटीजन लाल रक्त कोशिकाओं पर उपस्थित RH फैक्टर पर स्थित होते हैं। सेकेंड बात 82 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रोमर रक्त समूह प्रणाली में ऐसे एंटीजन पाए जाते हैं जो क्षय त्वरित कारक नामक प्रोटीन पर स्थिर होते हैं, जो लाल रक्त को जो कोशिका होती है उसके सतह पर पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन प्रतिरक्षा अनुक्रिया की पूरक क्षमता या पूरक रक्षा प्रणाली होती है उसको विनियमित करने की भूमिका निभाते हैं। तो ओनली वन करेक्ट है, दूसरे आंसर गलत होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 82 का एक बात यहाँ से इसकी सही है। 83 नंबर है, LEAP-1 मिशन के संबंध में विचार करना है। निम्नलिखित में से किस कंपनी की पहल होगी है? आंसर हो जाएगा 83 का ये पहल है स्काई रूट एयरस स्पेस ये होगी यहाँ पर ध्रुव स्पेस की। ठीक है, किसकी होगी? ध्रुव स्पेस की। लीप-1 मिशन ध्रुव स्पेस का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन होगा, जो एक भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स है। ये मिशन कंपनी के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन से आगे बढ़कर पूर्ण पैमाने पर वाणिज्यिक उपग्रह तैनाती की दिशा में संक्रमण को दर्शाएगा। 84 है, हेपेटाइटिस डी वायरस के संबंध में विचार करना है। हेपेटाइटिस डी वायरस एक दोषपूर्ण वायरस है जो संक्रमण और प्रतिकृति के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस पर निर्भर करता है। पहली बात 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर HDV को कैंसरकारी के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है और दूसरी बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी? इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? पूछा कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, दोनों बातें इसकी सही है। 84 है, बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, उचित ब्याज
निर्धारित करने की सीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ करने या कर दिया गया है। ठीक है, पहला क्या होगा, 85 का पहला यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक बिना दावा किए गए शेयर, ब्याज और बॉन्ड्स के निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर निवेशक संरक्षण एवं निधि पारदर्शिता, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बिना दावे वाले शेयर बाजार जो और यहाँ पे जो ब्याज होते हैं, बॉन्ड होते हैं, इसको यहाँ पर निवेशक शिक्षा में संरक्षण कोष को लेकर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यह पारदर्शिता और जमाकर्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के मानदंडों के अनुरूप होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा। 86 नंबर है, 86 नंबर क्वेश्चन, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2025 की रिपोर्ट के बारे में विचार करना है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वेस्टिंग की दर सबसे अधिक देखी गई है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, सोफी 2025 को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सोफी जो रिपोर्ट होगी ये खाद्य और कृषि संगठन FAO के अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम FWP तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन इनके रूप से तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये सब संस्थाएं होंगी, ये बात गलत हो जाएगी। अफ्रीका में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद एशिया का स्थान आता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय विभाजन के हिसाब से एशिया में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है। कितना, 323 क्या, बिलियन। ठीक है, 323 मिलियन M है ना, 323 मिलियन। जिसके बाद अफ्रीका 307 मिलियन और उसके बाद लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन 34 मिलियन का स्थान आता है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा केवल एक बात इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन 87 है, कार्ट सेल थेरेपी के संबंध में विचार करना है। कार्ट सेल थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करके नष्ट करने के लिए रोगी को T सेल को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। पहली बात 87 का पहला करेक्ट है। दूसरा, नेक्सकार 19 भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित और अनुमोदित कार्ट सेल थेरेपी होगी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है कार्ट सेल थेरेपी के बारे में। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 88, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में। ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारतीय राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु नीति आयोग की एक पहल होगी। पहली बात 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये सूचकांक परिवहन, विद्युतीकरण, चार्जिंग, अवसंरचना, ठीक है, और यहाँ पर EV नवाचार जैसे जो विषय हैं इसके अंतर्गत विषय जो वर्गीकरण संकेतक है उस पर आधारित होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये भी करेक्ट है। तीसरा है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI 2024 में दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ का अग्रणी स्थान रहा है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों सही है। आंसर यहाँ से 88 का सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। AI टूल अनुप्रयोगों वाले क्षेत्र। तो देखते हैं इसमें SUPACE ये क्या होगा। देखो ये यहाँ पर है, ये न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिए सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल होगा, ना कि स्वास्थ्य को लेकर। गलत हो जाएगा। म्यूल हंटर AI वित्तीय शासन को लेकर के, ये बात करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित म्यूल हंटर AI वित्तीय घोटालों के इस्तेमाल करने को लेकर, खातों का पता लगाने को लेकर होगा। सही बात है। सर्वम वन कृषि को लेकर के। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सर्वम वन भारतीय भाषाओं के लिए डिजाइन किया गया एक वृहद भाषा मॉडल होगा, न कि कृषि के लिए। तो ओनली 2 करेक्ट है, मतलब एक बात यहाँ से इसकी सही है 89 में। क्वेश्चन 90 है, LVM 3 प्रक्षेपण के बारे में विचार करना है। ये 5000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले पेलोड को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने पर सक्षम होगा। पहली बात 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी पहली प्रायोगिक उड़ान दिसंबर 2014 में हुई थी और 4000 किलोग्राम तक के पेलोड की जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने में सक्षम बनाता है। पहला गलत है। सेकेंड, इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन स्टेज के सुसज्जित अपने LVM 3 प्रक्षेपण की जो इसकी उड़ान के लिए वर्ष 2027 में पहली तिमाही को लक्ष्य निर्धारित किया था। सेकेंड बात यहाँ से
क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, दूसरी बात यहाँ से सही है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ओनली 2 यहाँ से करेक्ट होगा 90 नंबर का। जैसे 91 नंबर क्वेश्चन है, इसे बोले हाल ही में समाचारों में रहा विक्टोरिया फॉल्स घोषणा पत्र वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के किस पहलू से संबंधित होगा। आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर, ये संबंधित है आर्द्रभूमि का संरक्षण और पुनर्स्थापन से। ठीक है, तो यहाँ से जो विक्टोरिया फॉल्स घोषणा पत्र जो है इसको यहाँ पर COP 15 में एक प्रमुख निष्कर्ष के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, जो यहाँ पर आर्द्रभूमि के संरक्षण और यहाँ पर पुनर्स्थापन हेतु वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए HSC की रूपरेखा को निर्मित करता है। राइट, तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से इसका B 91 का करेक्ट हो जाएगा। जिम्बाब्वे के पर्यटन शहर विक्टोरिया फॉल्स में रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन के 15वें अनुबंधकारी पक्षों में सम्मेलन COP 15 के लिए 172 देशों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर एकत्रित हुए थे। आगे आते क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। इसमें बोले पहला, दूसरा, तीसरा, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया तीसरा पोत होगा, पहली बात। सेकेंड बात यहाँ से इसका 92 का पहली बात क्या होगी यहाँ से, ये अच्छा यहाँ पे बोला है कि किसकी व्याख्या करें ना, चलो ठीक है देखते हैं। दूसरी बात यहाँ पर, ये वर्ष 2005 में सेवा मुक्त किए गए लिएंडर श्रेणी के फ्रिगेट का आधुनिक संस्करण होगा, सेकेंड बात। तीसरी बात है, ये ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइलों जैसे हथियार से लैस होगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने भारतीय नौसेना फ्रिगेट को लेकर के सबसे बेहतरीन और यहाँ पर बेहतर जो भारतीय नौसेना की जो फ्रिगेट है उसके कैसे संबंधित होगा, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो किससे होगा, ये हो जाएगा हिमगिरी की बात कर रही है। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पर हिमगिरी ब्रह्मोस एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के साथ ही बराक 8 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस किया गया है, जो नौसेना आक्रमण तथा रक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत बताता है। राइट, आंसर सी करेक्ट होगा 92 का। 93 नंबर है, MERITE योजना के संबंध में विचार करना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य तकनीकी संस्थान में की गुणवत्ता सुधार लाना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगा, पहली बात। 93 का आंसर करेक्ट है। सेकेंड, MERITE IIT और IIM जैसे प्रमुख संस्थान के साथ सहयोग के पहल और इसे विश्व बैंक से आंशिक वित्त पोषण प्राप्त होता है, सेकेंड बात, ये भी करेक्ट होगा। तीसरा, केवल जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है NIT ही यहाँ पर इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे, तीसरी बात होगी। तीसरी बात से गलत हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस योजना जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है NIT, राज्य इंजीनियरिंग संस्थान तथा यहाँ पर संबद्ध तकनीकी विद्यालय जो है वो सहित यहाँ पर इंजीनियरिंग संस्थान और पॉलिटेक्निक संस्थानों को लक्षित करेगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तीसरा आंसर करेक्ट गलत होगा, दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 1 2 आंसर क्या होगा 93 का, 1 और 2 यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात गलत होगी और पहले दूसरी बात यहाँ से सही है। 94 नंबर है, AI शासन पर वैश्विक संवाद जो हाल ही में खबरों में रहा था, निम्नलिखित में से किसकी एक पहल होगी। आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर, ये पहले संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNGA ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल और AI शासन पर वैश्विक संवाद की शुरुआत की है, जो AI के लाभ और उपयोग को लेकर के इनके साथ जोखिम की जो प्रबंधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। दूसरी बात है, AI जो है ये शासन पर वैश्विक संवाद ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक समावेशी मंच प्रदान करेगा, जहां राष्ट्र और हितधारक AI से जुड़ी उन महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा कर सकेंगे जिन पर आज मानवता से सामना कर रहे हैं। तो ये सब बातें याद रखना है, आंसर भी करेक्ट है। 95 नंबर है, 95 बोल रहे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में विचार करना है। इसका उपयोग बिना किसी बदलाव के मौजूदा विमान इंजन में किया जा सकता है। ठीक है, पहला क्या होगा, 95 की पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक जैव ईंधन बायोफ्यूल है, जो यहाँ पर सतत स्रोत जो होते हैं सस्टेनेबल फीड स्टॉक उससे तैयार किए जाते हैं, जिससे इसकी क्या रासायनिक संरचना पारंपरिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल के समान होती है और इसे बिना किसी बदलाव के मौजूदा विमान इंजन और ढांचे का उपयोग किया जा सकता है। इसे ही ड्रॉप इन फ्यूल कहा जाता है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, SAF उत्पादन के लिए अल्कोहल टू जेट विधि में केवल मक्का और गन्ने जैसी खाद्य फसलों को प्राप्त इथेनॉल उपयोग करते हैं, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर तेल और वसा प्रयुक्त खाना जो पकाने वाले यहाँ पर तेल, शैवाल से प्राप्त तेल, वसा है ना, पशु वसा और तेल युक्त बीज, ये नगर पालिका ठोस अपशिष्ट कृषि वानिकी अवशेष गन्ने की खोई भूसी इससे सब से आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं इससे। तो सिर्फ यहाँ पर बोला है कि इनसे, तो गलत हो जाएगा। तीसरा है,
पारंपरिक ईंधन की तुलना में SAF की लागत कम होती है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर SAF को अपनाने में कई समस्याएं सामने आती हैं। जैसे इसकी यहाँ पर उच्च लागत जो पारंपरिक विमान ईंधन की तुलना में करीब 2 से 3 गुना अधिक होती है और बुनियादी ढांचे में काफ़ी कमी होती है। जैसे यहाँ पर उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति जो प्रणाली होती है उसका भाव होता है, और फीड स्टॉक संग्रहण में कई कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल मौसमी होता है, हर मौसम में नहीं मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर विभिन्न स्थानों में बिखरा हुआ होता है ना, तो ऐसे कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से दूसरी बात भी गलत है और तीसरी बात भी गलत है। ओनली वन करेक्ट है आंसर, एक यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहली बार देश के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के उपलक्ष्य में मनाया गया था। पहली बात। 96 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग और यहाँ पर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर की तैनाती के उपलक्ष्य में 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया था। पहला गलत है। सेकेंड, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारत के राज्य क्षेत्र और उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में सभी अंतरिक्ष गतिविधियों पर लागू होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी है। आंसर क्या होगा? केवल दो सही है, तो 96 का आंसर भी करेक्ट है। 97 नंबर है, डीप ओशन मिशन के संबंध में विचार करना है। इसे वर्ष 2021 में गहरे समुद्र के संसाधनों का स्थायी रूप में अन्वेषण करने और देश की ब्लू इकोनॉमी को समर्थन करने हेतु संबंधित तकनीकों को विकसित करने के लिए किया गया था, लॉन्च किया गया था। पहली बात, 97 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, इसका कार्यान्वयन पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, न कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा, तो गलत हो जाएगा। यहाँ से 1 करेक्ट है। तीसरा, MATSY मत्स्य 6000 डीप या मत्स्य 6000 डीप ओशन मिशन के संबंध में एक घटक समुद्रयान परियोजना के तहत स्वदेश निर्मित मानवयुक्त पनडुब्बी होगी। तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डोम का एक यहाँ पर प्रमुख घटक समुद्रयान परियोजना है, जिसके अंतर्गत भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 3 मनुष्यों को समुद्र में 6000 मीटर तक की गहराई तक ले जाने के लिए एक विकसित की जा रही है, ठीक है। तो से क्या होगा? तीसरा करेक्ट होगा और पहला भी करेक्ट है। तो 1 और 3 मतलब 1 और 3 यहाँ से करेक्ट आंसर है, तो सी यहाँ से सही आंसर होगा 97 का। 98 आते हैं। 98 नंबर है, हाथियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत में विश्व का लगभग 60% जंगली हाथी हैं। पहली बात क्या होगी? 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, नवंबर 2015 में गठित विश्व हाथी सोसाइटी एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य वार्षिक विश्व हाथी दिवस अभियान का समर्थन करना है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, और इसका यहाँ से विश्व हाथी सोसाइटी जो स्थापित किया गया था, इसका यहाँ पे करीब 10 साल पहले किया गया था, 10 साल इसका पूरा हो गया है, तो इसको लेकर के UPSC क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से, ठीक है, तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला, राइट। तो क्या होगा? पहली बात करेक्ट है, दूसरी बात भी करेक्ट है। विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना होगा। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है भी, ठीक है। विश्व हाथी दिवस की स्थापना 12 अगस्त 2012 को कनाडा की पैट्रिसिया सिम्स और थाईलैंड एलिफेंट रिड्रोक्सन फाउंडेशन द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 2 3 सभी करेक्ट हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो विश्व हाथी सोसाइटी यहाँ पर स्थापित की गई थी और एक गैर लाभकारी संगठन है, इसका उद्देश्य वार्षिक हाथी दिवस के अभियान का समर्थन करना है। तो ये पॉइंट जो लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लिख लो, जो बात बताई इसको आप नोट कर सकते हो। आगे आते हैं, सभी तीनों करेक्ट है। पूछा कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, तो सभी सही है ना। पूछा गलत कौन है, तो कोई गलत नहीं है, तो आंसर डी होगा। 99 नंबर है, हाल ही में समाचारों में देखा गया वैकविटा पोरपोइज है क्या? ये क्या है? आंसर हो जाएगा ये है एक समुद्र स्तनपायी, ठीक है। वैकविटा पोरपोइज फोकोएना साइनस विश्व में सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी है, जो यहाँ पर उत्तरी कैलिफोर्निया की खाड़ी कोर्टेज सागर मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है। और ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और इसके 10 से भी कम सदस्य जीवित बचे हुए हैं, ठीक है। असुरक्षित टोटोआबा मछली को पकड़ने के लिए डाले गए अवैध गिलनेट्स जाल में फंस जाते हैं, तो इसको लेकर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। और ये दूरस्थ रूप से केवल डॉल्फिन से संबंधित होते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है बात। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन।
एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली के बारे में विचार करना है। यह डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित एक बहुस्तरीय नेटवर्क केंद्रित रक्षा प्रणाली होगी। पहली बात, 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, और स्वतंत्रता 79 जो स्वतंत्रता दिवस था उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के रूप में से घोषित भी किया गया था, क्योंकि यहाँ पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली जो थी ये स्वदेशी रूप से विकसित एक लेयर्ड और नेटवर्क रक्षा प्रणाली है, ठीक है। और इसका लक्ष्य 2035 तक आयरन डोम जैसी स्वदेशी जो वायु रक्षा प्रणाली उसको विकास करना, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और लेजर वेस्ट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सम्मिलित होंगे। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, यह प्रणाली विमान, मानव रहित हवाई यान और मिसाइलों को काउंटर करने में सक्षम है तथा व्यापक बहुस्तरीय रक्षा प्रदान करती है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? सभी करेक्ट है, तो डी यहाँ से सही आंसर है। इस टाइप से यहाँ पर दृष्टि इसका टेस्ट नंबर 14 जो था, है ना, 14 था, इसका हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से 100 क्वेश्चन पूरे हो गए टेस्ट नंबर 14 जो भी यहाँ पर संडे को है मेंटरशिप का, ठीक है। तो 2 दिन में आपका यहाँ पे पूरा पेपर सॉल्व हो गया। अगला जो पेपर आएगा टेस्ट नंबर 15 वो आएगा नेक्स्ट संडे को आएगा, तो मैं आपको मंडे को पेपर कवर करूँगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर जितने भी पेपर रहेंगे, अभी जो विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 1 हुआ है, फुल लेंथ टेस्ट कल आया हुआ है, तो वो भी मैं आज शाम तक आपको कवर करूँगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो अपना यूकेटी का टेस्ट है हम लोग यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट तीसरा देख रहे हैं ना, तीसरे का पार्ट 1 देख चुके हैं और पार्ट 2 आप अपलोड होने वाला है करीब 3 से 4 बजे के बीच में, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पर आने लगे हैं, वो भी आप अपना कवर कर सकते हो। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो मेंटरशिप जो डेली टारगेट है, मेंटरशिप नहीं डेली का जो टारगेट है ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज यहाँ पे मैंने टारगेट स्टार्ट किया है, क्या क्या चीज़ें आपको डेली पढ़नी है, कैसे आपको शेड्यूल बनाना है, पूरा मैंने आपको करीब 6 से 7 पेज का एक नोट्स बना के दिया, मतलब पूरा शेड्यूल बना के दिया कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चीज़ें फॉलो करना है, मुझे कैसे कैसे टाइम कहाँ पे मैनेज करना है, तो सब पूरा आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, डाला हुआ है। और PDF उसका डाउनलोड करके आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके टेलीग्राम से जुड़ करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।